चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्या 2027 के बाद कार खरीदने का पैटर्न पूरी तरह बदल जाएगा? क्या पेट्रोल डीजल कारों पर दबाव बढ़ेगा और क्या इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और सीएनजी गाड़ियों की होगी बल्ले बल्ले? दरअसल देखिए, केंद्र सरकार ने कैफे 3 नॉर्म्स का ड्राफ्ट जो है वो जारी कर दिया। अब कंपनियों को ऐसी कारें बनानी होंगी जो कम ईंधन में ज़्यादा चले और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाए। सरकार का दावा है कि इससे प्रदूषण घटेगा, ईंधन की बचत होगी और नई तकनीक यानी नई टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा। आखिर क्या है ये नए नियम? किन वाहनों को यानी किन गाड़ियों पर जो है इस पर मिलेगा सबसे ज़्यादा फायदा? क्या 2027 के बाद महंगी हो जाएंगी कारें और आम ग्राहकों पर इसका क्या असर पड़ेगा? तमाम 2 4 5 सवाल हैं गाड़ियों से रिलेटेड। और जिस तरह से अभी पूरे देश में सर आप समझ ही रहे होंगे कि चाहे ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर हो, इथेनॉल मिक्सिंग को लेकर हो, नई ईवी पॉलिसी को लेकर हो, तमाम तरह की नई गाड़ियों को लेकर हो, तो बहुत सारे सवाल हैं सर। अब इसी बीच जो है कैफे 3 नॉर्म्स का जो है ड्राफ्ट भी आ गया। कैसे देखें इस खबर को? नहीं, सरकार ने तमाम जो, और हम लोगों ने कई दफ़े इस बात पर, इस मसले पर बात की है कि किस तरह से ऑटो, पूरी की पूरी ऑटो इंडस्ट्री दो धड़ों में बटी हुई नज़र आई जब से ड्राफ्ट कैफे 3 नॉर्म्स को लेकर चर्चा पर चर्चा जारी है। एक बार ड्राफ्ट रेगुलेशंस को लेकर भी आया गया और उसमें छोटी कारें बनाम बड़ी कारें, ज़्यादा एमिशन करने वाली कारें, कम एमिशन करने वाली लंबाई, चौड़ाई, 4 mm, तमाम तरह के CO2 एमिशंस, तमाम तरह के डेटा थे। तो अब उसमें सरकार ने फाइनली अपना ड्राफ्ट उतार दिया है। इसको लेकर ये कहा गया है कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो अपने फीडबैक, अपने सुझाव, अपनी राय इस पर दे सकते हैं। 6 अगस्त तक का टाइम तमाम स्टेक होल्डर्स को दिया गया है कि आप अपनी इस पर राय जो भी है वो इसमें जमा कराएं जी। अब तमाम जो नियम हैं, 9 ग्राम CO2 आपका एमिशन से लेकर, एक चीज़ जो ज़्यादा विशाल नई इसमें है और पहली बार दिखाई दे रही है कैफे 3 नॉर्म्स में, वो ये है कि इसमें एक स्पेशल जो रिकॉग्निशन की बात की गई है वो एथेनॉल और आपके दूसरे जो बायोफ्यूल्स हैं, इन गाड़ियों का भी रिकॉग्निशन करने की बात इसमें इस ड्राफ्ट जो कैफे 3 नॉर्म्स हैं उसमें कही गई है। तो सरकार चाहती है कि जो एथेनॉल और दूसरे जो बायोफ्यूल्स हैं उन गाड़ियों को भी दरअसल इसमें इंक्लूड किया जाए। उसमें अगर कम आपका अगर उत्सर्जन है तो उसको कंपनी के ओवरऑल फ्लीट में उसको शामिल किया जाए। सर अभी ऑलरेडी इथेनॉल को लेकर इतना रायता फैला हुआ है, उसको भी कैफे 3 नॉर्म्स में लाना, इसको कैसे आप देख रहे हैं? और हाल फिलहाल में सर कल की जो सबसे बड़ी खबर ये रही थी कि जो कंज्यूमर कोर्ट ने जो है एक ऑटो मेकर के खिलाफ में जो है उसके फैसला सुनाया था। कहा था कि मानहानि के लेकर भी बात सामने आई थी। नई गाड़ी खरीदने के लिए जो है कहा गया कि उतना पैसा दे दीजिए, 1 लाख का जो है इनको जो हैरेसमेंट हुआ वो दीजिए, तमाम तरह के जो कानूनी पचड़े हुए उसके लिए भी पैसा दीजिए। तो ऐसे मूड माहौल में इथेनॉल को लेकर ये कैफे 3 में लाना आप कैसे इसको तर्कसंगत नहीं, ये तो मुझे लगता है कि उचित है कैफे 3 नॉर्म्स में लाना, क्योंकि देखिए एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल का एमिशन कम है बजाय दूसरी प्योर पेट्रोल या बाकी की गाड़ियों से। तो वो तो सरकार को लेकर आना था, सरकार लेकर आई, ठीक है। लेकिन दो एक चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि सरकार, देखिए साफ तौर पर तमाम जो लोग हैं उनको ये समझ लेना चाहिए, सरकार एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल से अपने पैर पीछे नहीं खींचेगी और फ्यूचर भी इसी चीज़ का दिखाई देता है। अगर आपको जो ऑयल इंपोर्ट है उस पर अगर आपको अपनी डिपेंडेंसी कम करनी है, तो एक तो बात ये है। दूसरी बात, एक नितिन गडकरी साहब का बिल्कुल हाल का इंटरव्यू है जो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार को दिया। उसमें उन्होंने साफ कहा कि अगर आपको E20 ब्लेंडेड फ्यूल नहीं चाहिए, प्योर पेट्रोल चाहिए, आप उसके लिए एडमेंट है, तो आप उसके लिए तैयार रहिए कि आपको इसके लिए ज़्यादा दाम देने होंगे। तो सरकार ने अपना मन साफ कर दिया है कि साहब ज़्यादा, अगर आपको साफ पेट्रोल चाहिए तो आपको पैसे भी ज़्यादा देने होंगे। तो सरकार इस चीज़ पर पीछे हटने वाली विशाल नहीं है फिलहाल। चलिए, तो ड्राफ्ट में क्या बड़े बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं वो भी समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 28 से 32 तक कंपनियों के लिए जो है फ्यूल इफिशिएंसी के जो लक्ष्य होंगे, जो टारगेट्स होंगे, वो लगातार सख्त किए जाएंगे। बिल्कुल, यानी हर साल कारों को जो है पहले से ज़्यादा जो है वो माइलेज देना पड़ेगा। और जिस तरह से इथेनॉल वाला पेट्रोल, इसको आप एक दूसरे तरीके से समझिए। सरकार एक पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी कंपनियों को, ऑटो कंपनियों को देना चाहती है कि आपके पास एक टारगेट रहे, और जो ये कहा गया है कि 27-28 तक आपका 3.996 लीटर पर 100 आपका किलोमीटर, यानी 100 किलोमीटर अगर आप गाड़ी चलाएं तो 3.996 लीटर तेल ही खर्च होना चाहिए।
इस तरह की एफिशिएंसी हो 27-28 तक। इसको आपको खींचकर लेके जाना है 31-32 तक, तब आपकी फ्यूल एफिशिएंसी क्या हो 3.327 लीटर जी। पर 100 किलोमीटर, यानी जो 4 लीटर तकरीबन लग रहा है वो 3.3 लीटर ही तेल लगे 100 किलोमीटर चलने में। तो सरकार चाहती है कि आप एक बार क्या हमने टारगेट दे दिया कि साहब 4 लीटर तेल में आप 100 किलोमीटर चलें, और यही आप इसको लेकर अपनी टेक्नोलॉजी को बनाए न रखें, इसको ग्रेजुअली आप और रिफाइन करें ताकि आपकी जो फ्लीट है उसका माइलेज और बेहतर हो। जी, इसके अलावा सर केवल एक कार ही नहीं कहा जा रहा है कि बल्कि कंपनी द्वारा जो बेची गई सभी गाड़ियों का जो है औसत चेक किया जाएगा, यानी ये जो चीज़ है, ये तो इसका जो कैफ़े नॉर्म्स हैं उसकी दरअसल जो अगर आप उसको परिभाषा या उसको खोल कर देखेंगे तो बात वही है, कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स हैं, यानी एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी की बात करता है, वो किसी एक व्हीकल की फ्यूल एफिशिएंसी की बात नहीं करता। और इसके अलावा सर सरकार ने 5 साल की जो है योजना तैयार की है ताकि कंपनियां जो है पहले से योजना बना सकें, नई तकनीक में निवेश कर सकें, नए मॉडल्स जो है समय पर लॉन्च कर सकें। तो तमाम तरह से जैसा कि सर ने कहा कि ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी एक रोड मैप है और आम लोगों को भी ये समझ जाना चाहिए कि आगे जो है भविष्य में बेहतर इफिशिएंट कारें आएंगी। उसके लिए आपको जो है क्या, अब अगला सवाल मेरा आपसे यही है सर, क्या ज़्यादा रकम चुकाने के लिए तैयार हो जाएं 27 से 28, 29, 30 अगर आगे बढ़ें? ये मसला है कि जो कंज्यूमर हैं अल्टीमेटली उनकी जेब पर बोझ पड़ेगा, चाहे आपको प्योर पेट्रोल लेना हो या ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट कार लेनी हो, दोनों ही स्थितियों में आपकी जेब पर बर्डन बढ़ने वाला है, क्योंकि कैफे 3 नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए कार कंपनियों पर बर्डन बढ़ने वाला है। जी, और इसके अलावा सर कुछ इथेनॉल ब्रांडेड पर भी आप कुछ अपनी राय टिप्पणी देंगे, जिस तरह से जो भी मूड माहौल देखने को मिला, क्योंकि कोर्ट की तरफ से जो बात कही गई सर, उसके बाद जो है ऑटो मेकर की तरफ से कहा गया कि हम जो है ये जो फैसला है इसको हम लोग चैलेंज करेंगे, तो यानी ऊपरी अदालत में ये मामला जाएगा, तो क्या वहाँ ये तर्क देना सर कि नहीं इंजन में कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूल ही जो आपने डलवाया है वही गंदा है, वही गलत फ्यूल आपने डाल दिया है, इथेनॉल ब्लेंडेड से कोई ऐसा मामला नहीं, इस पर क्या? नहीं, देखिए इसमें अब एक तर्क इसमें इस बात का आता है कि आखिर जो पेट्रोल पंप जो हैं डीलरशिप्स हैं उनको तेल सप्लाई कौन करता है? ओएमसीज के जरिए तेल सप्लाई किया जाता है, सरकारी तेल कंपनियां, उसके बाद 1-2 प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं। तो आखिर उस तेल में मिलावट कर कौन रहा है? एक और बिहार का ही मामला आया था, उसमें भी ये कहा गया कि साहब आपने जो तेल डलवाया वो मिलावटी तेल था, एथेनॉल का इसमें कोई लेना देना नहीं तो है। हम जो तेल डलवाए हम अपने घर में पैदा करके डलवाए भाई। अब इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? कोई भी व्यक्ति जो 10 लाख 9 लाख की गाड़ी या 8 लाख की गाड़ी से चल रहा है, एवरेज कॉस्ट अगर आप गाड़ी को देख लोगे तो 6-7 लाख से कम की गाड़ी बैठती नहीं है। अब कोई भी व्यक्ति जो 6 लाख 7 लाख की गाड़ी लेकर चल रहा है, क्या वो स्वयं ये करेगा कि अपनी गाड़ी में मिलावट करके वो ऑयल डालेगा और उसके बाद कहीं पे भी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाए, गाड़ी का पूरा इंजन सीज हो जाए, इस तरह की इंसिडेंट के लिए खुद तैयार रहेगा? रात बिरात गाड़ियों को लेकर ऐसा है सर कि हर व्यक्ति का बहुत मुंह होता है। अगर मिलावटी तेल का मसला है तो ये अब से पहले क्यों नहीं आई इस तरह की दिक्कतें? एग्जैक्टली एक बड़ी बात ये है। दूसरी बड़ी चीज़ और सवाल ज़्यादा बड़ा ये है विशाल की ओएमसी जब ज़्यादातर ये ज़्यादा बड़ा हिस्सा देश के फ्यूल जो रिटेल सेल्स है उसका ज़्यादा बड़ा हिस्सा सरकारी तेल कंपनियों के हिस्से से जाता है। एग्जैक्टली ठीक है, बाकी आपकी 2 एक ही कंपनियां, एक रिलायंस बीपी का पेट्रोल पंप है, दूसरा आपका नायरा का के पेट्रोल पंप दिखाई देते हैं। बाकी तो सही बात है, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल तमाम यही लोग अब इनके पेट्रोल पंपों के ऑडिट, निरीक्षण, इनके पेट्रोल पंपों के सैंपल लेने का काम आखिर कौन करेगा? क्या आम आदमी काम करेगा ये कि साहब मुझे गाड़ी में तेल डलाना, पहले मैं पेट्रोल चेक कर लूं कि इसमें पानी मिला हुआ है कि क्या मिला हुआ है। जैसे पनीर को चेक करने के लिए आयोडीन हम सीसी रखे रहते हैं, उसी तरह पेट्रोल को चेक करने के लिए कोई एक सीसी रखे। तो ये जिम्मेदारी दरअसल सरकार की और ओएमसीज की बैठती है कि आप अपने फ्यूल जो स्टेशंस हैं उनको फिर आप सैनिटाइज करें, वहाँ ये देखें, छापे मारें, पता करें कि साहब ऐसे कितने पेट्रोल पंप हैं जो पेट्रोल में पानी मिला के बेच रहे हैं, और उन इंसिडेंट्स को भी देखना चाहिए जो अब के पहले आए, जहां मिलावटी पेट्रोल पंप के कारण गाड़ियां खराब हुई और उसकी समस्याएं रिपोर्ट की गई। तो मुझे लगता है कि मामला ज़्यादा पेचीदा है विशाल इस वक्त,